यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप की स्टडी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत मेहनत से आप स्टडी कर रहे होंगे। एक और टॉपिक के साथ हम डिस्कस करने के लिए हाजिर हैं आपके सामने। टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दो कंडक्टर हैं और दोनों में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा डेफिनेटली, लेकिन फोर्स कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस कंडीशन में अट्रैक्टिव होगा और किस कंडीशन में रिपल्सिव होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं। यहां पे ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का नाम है ए सी और इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और दूसरा कंडक्टर है यहां पे डी ई, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये दूरी यहां से यहां तक, ये R है। देखिए दोनों का पहला सवाल उठता है कि दोनों के बीच फोर्स क्यों लगेगा। क्योंकि फोर्स लगने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। जब तक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जो फॉर्मूला मैं आपको बताया था BIL sin थीटा। यहां पे क्या है, जो AC है ये भी फील्ड बनाएगा, इसलिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो खुद ही फील्ड बना रहा है और AC के फील्ड में D है। इसका मतलब है कि AC मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और D एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जरा इसको रिवर्स कर दीजिए। D एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और D के मैग्नेटिक फील्ड में AC लाई करेगा। जब D के मैग्नेटिक फील्ड में AC लाई करेगा तो AC एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दोनों कंडीशन में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि AC D के किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे AC का लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये किसका लाइंस ऑफ फोर्स है? लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ AC, फोर्स ऑफ AC कंडक्टर का ये लाइंस ऑफ फोर्स है। I2 का एक पॉइंट है P, I2 का एक पॉइंट P है जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो एक दैट इज एंटी क्लॉकवाइज है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो AC का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से ये हमारा ये फील्ड हो गया B1। मीन्स B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AC एट P। AC ने अपना मैग्नेटिक फील्ड P पर B1 सेटअप कर दिया। B1 इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P on the conductor DE। अब सबसे पहले इस B1 कितना होगा हम फाइंड आउट करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि B1 जो है बहुत लंबा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबा है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है
तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेटअप होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R। अगर कोई भी कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है उसके वजह से सेंटर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R। तो यहां पे जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो म्यू नॉट 4 पाई। अब हमारा एसी का कोई रोल नहीं है, भूल जाइए एसी को, एसी तो अपना फील्ड बना दिया। अब जो डी है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको तो मिल गया, एसी का मैग्नेटिक फील्ड P पर B1 मिल गया। अब हमें देखना है कि जो डी कंडक्टर है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके लिए हमें डी का लेंथ जानना बहुत जरूरी है। तो सपोज करो डी का लेंथ है L2, L2 इज द लेंथ ऑफ DE। यहां से ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, दिस इज द F1 फोर्स लग रहा है डी पे, मान लीजिए F1 फोर्स। हमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, B1 I2 और हमारा F1 जो तीनों है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले समझ जाइए कि 90 डिग्री पे है I2 B1 एंड F1 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर? तीनों 90 डिग्री पे है, ये 45 है या एक्यूट एंगल नहीं, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें F1 की तो सीधे आइए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे B कितना है, B1 है, तो B1 लिख दिया हमने। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, D एक्सपीरियंस कर रहा है। तो गलती से आप करंट I1 मत लिखिएगा, I1 अपना रोल प्ले किया स्टूडेंट्स, लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक, 2I1 बाई R। हियर B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, मिस्टेकनली ये 2I2। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहां पे B1 है, और B1 में जो कंडक्टर है D है उसका करंट कितना है, I2 है। लेंथ कितना है, L2 है। और मैं बताया था कि ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहां पे हमारा थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90। F1 इक्वल टू, अब B1 के वैल्यू डाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2I1 अपॉन R, जो दोनों के बीच की दूरी है, और साइन 90। और उसके बाद क्या है, ये B1 डाल दिया, देन I2 L2 और साइन 91। अब जो फोर्स निकाला हमने F1, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2I1 I2 L2 अपॉन R, ये फोर्स, ये दोनों के बीच जो फोर्स, आई मीन जो हमारा एसी जो है, एसी जो फोर्स लगा रहा है डी पे कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 L2 अपॉन R। क्लियर? अब वन मोर थिंग, अगर आपको F2 निकालना है, सपोज कीजिए यहां पे ये हमारा B2 हो गया, इसका फील्ड यहां पे B2 हो गया, और ये हो गया हमारा F2। जैसे मैंने इसको फाइंड आउट किया है, इसी प्रोसेस को अब लीजिएगा तो हम F2 निकाल लेंगे। अब F2 सेम, F2 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस को करेंगे। हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B2 निकालना पड़ेगा, और फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो व्हाट डू वी गेट हियर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2। अगर इसका लेंथ L1 ले ले और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मान लो L2 नहीं है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो I1 I2
L1 कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में, तो कैसे याद रखेंगे? बस सिर्फ एक चीज याद रखना है कि दोनों फॉर्मूला में μ0/4π2I1I2/r, μ0/4π2I1I2/r, ये दोनों में फोर्स में सेम है, कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? L1 और L2 का। तो अगर AC D पे फोर्स लगाएगा तो D का लेंथ लेंगे। अगर AC D का फोर्स लगाएगा तो हम D का लेंथ L2 लेंगे। अगर D AC पे फोर्स लगाएगा तो AC का फोर्स L1 लेंगे। क्लियर है? ऐसा यूनिट जो फोर्स है, यूनिट ऑफ F1 and F2 is न्यूटन। मैं क्यों लिखा हूं ये भी आपको बता दूंगा कि इतना इजीली मैं क्यों लिखा, आपको क्या समझना है इसमें, आप समझिए इस चीज को। लेकिन जनरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमें निकालना है F1 अपॉन L2, मतलब यह कि AC का फोर्स D के पर यूनिट लेंथ पे, F1 अपन L2 का मतलब क्या हुआ? AC का फोर्स D के पॉइंट पे D पे पर यूनिट लेंथ। तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? μ0/4π 2I1 I2 L2/L2। तो डेफिनेटली हमारा L2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली F1 L2 इक्वल टू μ0/4π 2I1 I2/R L2। मतलब क्लियर है कि इस फॉर्मूला में लेंथ नहीं है, ये अगर पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे इट डजंट डिपेंड ऑन द लेंथ। उसी तरह से अगर F2 की बात करें तो F2 कितना हो जाएगा? μ0F2/L1, फोर्स बाई D पर यूनिट लेंथ ऑन द AC। तो यहां पे हमारा F2 है और लेंथ कितना है इसका? L1 है। तो F2 अपॉन L1 लेंगे हम, μ0/4π 2I1 I2 L1/R L1। तो L1, तो फाइनली जो F2 L1 होगा, L1 ये हमारा क्या हो जाएगा? μ0/4π 2I1 I2/R। अब एक चीज देखिए, ये दोनों हमारा सेम है, ये यहां पे आपको ये बात माइंड में रखनी है कि फोर्स अलग अलग होंगे। फोर्स डिपेंड करेगा लेंथ पे। अगर L1 की लेंथ ज्यादा हो जाए तो फोर्स हमारा F2 बढ़ जाएगा, अगर L2 का लेंथ ज्यादा हो जाए तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों बराबर होंगे। आपको दिमाग में रखना एग्जामिनेशन में कि फोर्स कभी भी बराबर नहीं होंगे, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर होंगे। मतलब यह है कि दोनों अलग अलग फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। AC और D दोनों जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर वो लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए दोनों अलग अलग फोर्स लगाएंगे। लेकिन दोनों का जो पर मिनट लेंथ की बात करेंगे तो बेटा दोनों फोर्स बराबर होगा, एक भले ही छोटा वायर हो एक लंबा वायर हो। ये बात आपको ध्यान पे समझना है। और जनरली एग्जामिनेशन में हम जो फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए F ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइंड में रखना चाहिए वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कह रहा है, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ये ध्यान रखना, न्यूटन पर मीटर। अब एक और चीज ये बताया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा आपने कि दो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं और दो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। दो नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं? वो भी रिपेल करते हैं।
इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हटा दीजिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि दोनों करंट पैरेलल है, दोनों ऊपर जा रहा है, तो माइंड में आपके बात आ सकती है, अच्छा दोनों ऊपर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो रिपेल कर रहा था, यहां भी रिपेल करेगा। नो स्टूडेंट्स, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों करंट ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दोनों नीचे आ रहे हैं तब भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये अलग बात है कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऊपर है और एक नीचे है तो इस केस में जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा। तो इस कंसेप्ट को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम का कंसेप्ट यहां पे नहीं लगाइएगा। और ये क्यों होता है, लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे बाइंड अप करते हैं या कैसे स्प्लिट होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ बताएंगे। हैव अ गुड टाइम माय डियर स्टूडेंट्स।